नमस्कार दोस्तों, सभी जुड़ जाओ एक बार और फटाफट कमेंट्स करो। रेडी हो क्या आप आज की क्लास के लिए? पिछली क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था कि जो मांग को निर्धारित कौन कौन से तत्व करते हैं, कौन कौन से तत्व हैं और मांग क्या है, मांग की परिभाषा। मांग की मैंने 7 तत्व बताए थे जो मांग को निर्धारित करते हैं, मांग को निर्धारित करते हैं। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे मांग का नियम। क्या है मांग का नियम, उसकी बात करेंगे आज अपन। तो मांग का नियम जो कल पढ़ाया, अगर वो याद है, ढंग से आपने क्लास देख ली, तो अगला वाला जो भी क्लास आएगी मांग से संबंधित वो आपको एकदम इजी लगेगी। पर इसकी एक ही है, पहली वाली क्लास अच्छी याद होनी चाहिए। उसके अंदर कौन कौन से तत्व हैं, उन तत्वों का इफेक्ट क्या पड़ता है कि जब मांग बढ़ती है तो मूल्य के अंदर स्थानापन्न वस्तुओं के लिए, पूरक वस्तुओं के लिए, आय वितरण में, तो एकदम इजी लगेगी क्लास। चलो शुरू करते हैं आज का। पहला है, हेडिंग लगाते हैं मांग का नियम। मांग का नियम क्या है, कल वाली क्लास से संबंधित होगा ये मांग का नियम। क्या कि जो वस्तु के मूल्य के अंदर कमी आएगी, वस्तु के मूल्य में कमी, तो मांग में क्या होगी, वृद्धि। और वस्तु के मूल्य में अगर वृद्धि तो मांग में क्या आएगी, कमी। मांग के अंदर कमी, तो ये लिखो, वस्तु के मूल्य में कमी। तो वस्तु के मूल्य में कमी आएगी तो मांग क्या होगी, मांग में वृद्धि होगी, मांग में वृद्धि। और वस्तु के मूल्य के अंदर वृद्धि होगी तो मांग के मूल्य में क्या होगी, कमी होगी। मांग में क्या होगी, कमी होगी। बस यही है मांग का नियम। और कल यही चीज अपन ने पढ़ी थी, इसी को कहते हैं मांग का नियम। अब इसकी एक परिभाषा है। परिभाषा क्या है मांग के नियम की, कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें कौन सी, जो मैंने 7 मांग को निर्धारित करने वाले तत्व बताए हैं, उनमें से एक को छोड़कर, एक कौन सी, मूल्य को छोड़कर, मूल्य को छोड़कर अन्य बातें समान रहने पर। मूल्य के अंदर ऊपर नीचे चेंज होगा। जैसे देखो, वस्तु के मूल्य में मूल्य कमी, मूल्य वृद्धि हुई, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ। ने तो स्थानापन्न वस्तु के मूल्य के अंदर कमी, ने पूरक वस्तु के अंदर, ने आय के अंदर, ने जनसंख्या के अंदर, तो न ही रुचि या उपभोक्ता की फैशन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बस इसी को बोलते हैं अपन क्या, कहीं लिखा आएगा मांग का नियम, अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें कौन सी, जो मैंने मांग के निर्धारित करने वाले तत्व बताए थे 7, उसमें से मूल्य को छोड़कर बाकी सभी क्या समान रहनी चाहिए, जहां है वही रहनी चाहिए, जहां है वही रहनी चाहिए। जाने तो इसकी परिभाषा लिख लो मांग के नियम की। अन्य बातें समान रहने पर वस्तु के मूल्य वे मांग की मात्रा के बीच विपरीत संबंध होता है। वस्तु के मूल्य वे मांग की मात्रा के बीच, वस्तु का मूल्य एक तो, और मांग की मात्रा, मांग की मात्रा और वस्तु के मूल्य, इन दोनों के बीच में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। और जिसको अपन बोलते हैं ऋणात्मक संबंध होता है। इन दोनों के बीच कैसा संबंध होता है, विपरीत। पहले तो परिभाषा लिखना, परिभाषा लिखना क्या, अन्य बातें समान रहने पर कोष्टक के अंदर लिखना, मूल्य के अलावा मांग के निर्धारित तत्व है, मूल्य के अलावा मांग के निर्धारित तत्व है। ठीक है, वस्तु के अन्य बातें समान रहने पर कोष्टक में जो बताई लिख लेना। फिर आएगा वस्तु के मूल्य वे मांग की मात्रा के बीच विपरीत संबंध होता है या ऋणात्मक संबंध होता है। कैसा, देखो विपरीत, जब मांग के मूल्य के अंदर कमी आएगी तो मांग में क्या होगी, वृद्धि। और जब मांग के मूल्य के अंदर वृद्धि होगी तो मांग के अंदर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। बस एक मूल्य एक मांग, बस ये चीज याद। और दोनों के बीच हमेशा संबंध कैसा होगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक संबंध होगा। और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कैसे, मैं आपको एक डायग्राम से बता देता हूं। डायग्राम कैसे, मांग का नियम, क्यों मैं डायग्राम बताऊंगा तो ही आपको आगे पढ़ाऊंगा वो समझ में आएगा। चलो एक डायग्राम से अच्छे से समझ लेते हैं। मैं एक डायग्राम बना देता हूं। कैसा डायग्राम, देखो ये मैंने बताया, एक डायग्राम बना रहा हूं। यहाँ है ए एक्स ओ और यहाँ पर है वाई। यहाँ हमेशा क्या लिखाई जाएगी,
मात्रा, मांगी जाने वाली मात्रा। यहां पर क्या लिखाई जाएगी, प्राइस, यानी प्राइस लिखी जाएगी। यहां पर क्या लिखी जाएगी, प्राइस। ये अपन बोलते हैं, देखो इंग्लिश में, चलो इसको लिख लेता हूं, कीमत। यहां पर अपन लिखेंगे कीमत या प्राइस, यहां पर मात्रा या क्वांटिटी, दोनों चीजें साथ में बता रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। देखो, अगर कोई वस्तु है उसकी मात्रा क्या होगी, कि मैं मात्रा में मानू ये, उसकी अगर प्राइस 12 है, कोई वस्तु है मैंने ली है और उसकी प्राइस मैंने 12 रुपए रखी है, और 12 रुपए रखी है, तो उसकी मैं मांगी जाने मात्रा करता हूं मैं 150 रुपए, 150 चीजें खरीदता है। 12 अगर उस वस्तु की कीमत है तो वो 150 वस्तुएं खरीद सकता है, यानी 150 वस्तुएं खरीद सकता है 12 रुपए के अंदर। जैसे वृद्धि हुई, यानी रुपए बढ़ दिए, रुपए मतलब उस वस्तु की प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई, वो देखो जैसे ही प्राइस बढ़ेगी वो क्या करेगा, कीमत, कोई वस्तु ज्यादा खरीदेगा, कम कम खरीदेगा। चलो वो कीमत खरीद रहा है अभी कम, क्या खरीद रहा है, कम, खरीद के कितने पर आ गया, 90 पर आ गया। कीमत हो गई 12 रुपए, एक 14 रुपए बढ़ाई रही है, कीमत अपन को बढ़ाई है। देखो 12 से 13 पर हो गई 90, यानी कोई चीज वो 90 खरीद रहा है, ठीक है। अब हो गई कीमत 14 ऊपर कितने खरीदेगा, 14 पर चलो अपन में मन से लिख लेता हूँ 45 क्वांटिटी, यानी वो 45 तक खरीद सकता है। अगर 14 रुपए कीमत है तो 45 तक। अगर 15 रुपए कीमत है, यानी प्राइस बढ़ानी है, प्राइस बढ़ रही है और कीमत क्या, कोई मात्रा, मांगी जाने वाली मात्रा क्या है, घट रही है। ये अपन दैनिक जीवन के अंदर उपयोग करेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। तो प्राइस यहाँ पर कर लो, कितने करते हैं, चलो 39 करते हैं, कितने हो गए 39, बस। अब मांग वक्र, ये हो गया मांग वक्र। इसको सबको मिलाते हुए एक रेखा खींच लो, सबको मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है, और उसी को कहते हैं अपने डिमांड, मांग रेखा। समझ में आ गया। अब ये सारा बीच में से हटा रहा हूं, देखो अच्छे से कैसे बनेगा, ये अच्छे से बनेगा। अपन को देखो वापस बना रहा हूं, इसको बनाते हैं कैसे, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए ये लिखी खींची है। अक्सर ऐसा होता नहीं है, क्या होता है, देखो ऐसे बना जाता है ये, ओ वही, यहाँ लिख लेते हैं मात्रा, और यहाँ लिख लेते हैं कीमत, कीमत लिख ली, और यहाँ पर मैंने 12 रुपए कीमत, तो क्वांटिटी कितनी होगी, यहाँ पर ये निशान लगा दिया, ठीक है। कितना पर है, 150 पर, फिर यहाँ पर कीमत 12 रुपए, फिर ये 13 रुपए कीमत बढ़ गई कि 13 रुपए हो गए, तो मात्रा कितनी हो जाएगी, 90, यानी यहाँ पर आ जाएगा 90 रुपए, ठीक है। ये पॉइंट लगाया जाता है। फिर ये हो गई 14 रुपए, तो कीमत कितनी, 45, यानी यहाँ तक हिसाब से ये 45, ये 45, कीमत हो गई 15 रुपए, तो हो गई 39, ये 39, कोई एक रेखा खींच ली, क्या, इनको सब मिलाते हुए रेखा। बस इस तरह मांग रखकर आपने कहीं पर देखा होगा मांग वक्र, इस टाइप से देखा, क्यों, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया मांग वक्र, मांग वक्र ये है मांग वक्र, ठीक है। इसको ध्यान रखना, मांग वक्र कैसा है। अब इसको मैं मांग वक्र को आपको अच्छी से समझा देता हूं, क्या है मांग वक्र, ठीक है। चलो मांग वक्र हो गया अपना, समझ में आ गया। यहाँ पर मात्रा लिखते हैं, ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर कीमत लिख ले, ठीक है। जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कीमत अगर कम हो रही है तो मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ रही है। कैसे भी ले लो, ये चीज होगी। चलो आगे लेते हैं अपन इसकी। अब देखो इस मांग वक्र को क्या बोलते हैं, देखो ये मांग वक्र है ना, इस मांग वक्र को क्वेश्चन थ्योरी के अंदर कैसे पूछा जाता है, ये तो सबको पता है, सबको पता है। देखो मांग वक्र नीचे की ओर झुक रहा है, कैसे झुक रहा है, नीचे की ओर झुकता है। ये बताता, क्या बताता है नीचे की ओर झुकता हुआ, कि जब वस्तु का मूल्य गिरता है, जब वस्तु का मूल्य गिरता है तो मांगी जाने वाली मात्रा क्या है, बढ़ेगी। देखो वस्तु का मूल्य गिरेगा तो मांगी जाने वाली मात्रा क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। यहाँ लिख लेना वो मात्रा मैंने जो बताई है, यहाँ लिख लेना मात्रा, ठीक है। तो एक चीज पॉइंट लगा के लिखो, पहला पॉइंट क्या लिखना है, मांग वक्र नीचे की ओर झुकता है, मांग वक्र नीचे की ओर झुकता है। ये बताता है कि वस्तु के मूल्य में, वस्तु के मूल्य गिरने से, वस्तु के मूल्य गिरने से मांग की मात्रा क्या है, बढ़ती है, मांग की मात्रा क्या बढ़ती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है मांग का नियम क्या है, गुणात्मक कथन है। कैसा कथन है ये, गुणात्मक, इंपॉर्टेंट है। मांग का
मांग का नियम क्या है? एक गुणात्मक कथन है। ये अपन को क्या बताता है? ये परिवर्तन की सिर्फ दिशा बताता है कि अपन को देखो, जैसे मैंने बताया ना मांग का नियम कि वस्तु का मूल्य गिरेगा तो घटेगी। ये क्या है? एक बढ़ेगा एक घटेगा, मतलब क्या है? ऋणात्मक। मांग का नियम के अंदर फॉर्मूला नहीं, ये मैंने मन से दिए हैं, ये भी मन से दिए हैं। इसको निकाले कैसे ये अपन को पता नहीं है। मांग से आगे चैप्टर पढ़ेंगे अपन, मांग की लोच, उसके अंदर फॉर्मूला है, उसके अंदर बोलेंगे कि मांग का नियम क्या है, मांग की लोच क्या है। अपन सिर्फ पढ़ रहे हैं अभी मांग का नियम, तो आपको रट लो, मांग का नियम क्या है? गुणात्मक है। क्या है? गुणात्मक है। ये हमको सिर्फ परिवर्तन की दिशा बताता है, धनात्मक है या ऋणात्मक, परिवर्तन की मात्रा को दर्शाता नहीं है या मात्रा को नहीं बताता। तो दूसरा पॉइंट लिख लो, मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। ये ये परिवर्तन की दिशा को बताता है, धनात्मक या ऋणात्मक। कोष्टक में लिख लेना। फिर आगे लिखना, परिवर्तन की मात्रा को नहीं बताता, परिवर्तन की मात्रा को नहीं बताता। चलो तीसरा पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको चीज के अंदर मैं थ्योरी के अंदर लिखा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, 2 पॉइंट लिख लिए। तीसरा है मूल्य और मांग के बीच कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। जैसे जैसे मूल्य बढ़ेगा मांग घटेगी, मूल्य घटेगा मांग बढ़ेगी। तो तीसरा पॉइंट लिख लो आप यहाँ पर, क्या कि मूल्य और मांग के बीच कैसा संबंध होता है? हमेशा विपरीत संबंध होते हैं, हमेशा। अपवाद को छोड़ के, बाद में अपवाद दिखाऊंगा बाद में आपको, तो वहां पर अपन और डिस्कस करेंगे। तो अभी एक ही अगर आपको सामान्य रूप से देखेंगे तो मांग, मूल्य और मांग के बीच कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। पॉइंट नंबर 4 लिखो, पॉइंट नंबर 4, 3 पॉइंट हो गए। 4 नंबर लिखो, मांग वक्र बाएं से दाईं ओर गिरता है। कैसा गिरता है? देखो, बाएं से दाईं ओर, ये है बायां, ये है दायां। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, मांग वक्र गिरता है बाएं से दाईं ओर। कैसे गिरता है? बायां से दाईं ओर गिरता है। तो लिखना है इसको, ऐसे नहीं आप, मैं बोल रहा हूं आप लिखोगे नहीं, साथ साथ में लिखना जरूर। मांग वक्र बाएं से दाईं ओर गिरता है या दाईं ओर निम्नमुखी है। ये भी क्वेश्चन सीधा ही पूछ ले एग्जामिनर, क्या मांग वक्र है दाईं ओर निम्नमुखी, बाईं ओर निम्नमुखी, तो भी ध्यान रखना है। मांग वक्र बाएं से दाईं ओर गिरता है या दाईं ओर निम्नमुखी है, दाईं ओर निम्नमुखी है, या ऐसे पूछ ले। 3 पॉइंट लिख लिया आपको। चौथे के अंदर और गया करके लिख लेना। पहली चीज क्या बताई? मांग वक्र बाएं से दाईं ओर गिरता है या दाईं ओर निम्नमुखी है, या एक नीचे और लिखना, मांग वक्र निम्नमुखी बाईं से दाईं ओर, बाईं से दाईं ओर ढलता है। यह भी आ सकता है, मांग वक्र निम्नमुखी। मैंने इस एक चीज को बाएं से दाईं ओर गिरते को 3-4 बार आपको लिखाया, ताकि एग्जाम में जैसे ही पूछे आपको उस तरह आपको आंसर देना है। ठीक है, पहला हो गया, मांग वक्र बाएं से दाईं ओर गिरता है या दाईं ओर निम्नमुखी, या मांग वक्र निम्नमुखी। निम्नमुखी कैसे? बाएं से दाईं ओर ढलता है, बाएं से दाईं ओर ढलता है। ठीक है, ये होगी अपने मांग का नियम। मांग का नियम क्या है अच्छे से समझाया है। जो भी इसके अंदर टॉपिक बनते हैं, जो भी इसके अंदर जो थ्योरी बनती है वो भी बता दिया। ये इसीलिए मैंने बनाया है। ठीक है, इसके अंदर टाइम लगा, लेकिन किस लिए बनाया है? इसीलिए इन चारों पॉइंटों को लिखाने के लिए मैंने बनाया है। ठीक है, अब एक बार कहीं कहीं क्वेश्चन आता है, बाजार मांग क्या है? क्या है? बाजार मांग। तो बाजार मांग कुछ नहीं है, एक छोटी सी, देखो याद कर लो, बाजार मांग। बाजार मांग मतलब जैसे मैंने अकेले चीज कोई खरीदी, वो तो होगी मांग। आप भी मेरे साथ में थे, अपन 10-15 लोग जो मार्केट के अंदर जो भी खरीदने, उन सब की जो व्यक्तिगत मांग है, यानी मैं 1 लाख खरीद रहा हूं, मेरी क्या व्यक्तिगत मांग होगी, और मेरे साथ सारों की मांग जोड़ ले, उन व्यक्तियों की सबकी मांग जोड़ ले, उसी को कहते हैं बाजार मांग। बाजार मांग समझ में आ गई? इसको थोड़ी लिखना, बाजार मांग पॉइंट लगा के लिख लो, बाजार मांग, बाजार मांग। और आगे लिखे के लिखो, बाजार मांग क्या है? विभिन्न व्यक्तिगत मांगों को, विभिन्न व्यक्तिगत मांगों को जोड़ते हैं तो वो बाजार मांग कहलाती है। ठीक है, चलो ये होगी अपने मांग का नियम की पूरी बात, बाजार मांग की लिख ली। अब सिर्फ अपना एक टॉपिक बचा है कि मांग के नियम के अपवाद क्या है। बाद में आएगी, मांग में संकुचन है, हुआ है या विस्तार हुआ है, मांग में वृद्धि हुई या कमी हुई है, ये अपन पढ़ेंगे। इसके बाद पहले अपन अपवाद लिख लेते हैं।
तो मांग के नियम के अपवाद लिख लो, मांग का नियम, और नीचे लिखो अपवाद। अपवाद, अपवाद क्या क्या है? अपवाद देखो, पहले तो है दिखावटी वस्तुएं। पहला पॉइंट लिखो, दिखावटी वस्तुएं। वस्तुएं एकदम इजी भाषा से समझा रहा हूं, टेंशन मत लेना। जो चीज समझ में नहीं आई कमेंट्स करिए, आपको आए उतनी कोशिश मैंने हर चीज बताई है। जैसी आपको समझ में आ रही है भाषा, उस भाषा के अंदर, देसी भाषा के अंदर मांग बताइए। अपन को कोई इकोनॉमिक्स, कोई बड़ा अर्थशास्त्री बनना नहीं है। अपन को मांग क्या है, अगर अपन को ये चीज समझ में आ गई बेसिक, तो अपन अर्थशास्त्री भी बन सकते हैं। लेकिन अपन को जब ये पहली सीढ़ी नहीं आ रही है तो अपन को ऊपर प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने आपको बेसिक चीज से सिखाया है मांग क्या है, ठीक है। चलो, दिखावटी वस्तुएं, पहला मांग के नियम के अंदर दिखावटी वस्तुओं के अंदर उल्टा है मांग का नियम। जैसे दिखावटी वस्तुओं के मूल्य क्या होता है? हाई होता है, मूल्य हाई होता है। अपन जैसे दिखावटी कोई वस्तु महंगी है तो अपन क्या बोलते हैं? ब्रांडेड चीज है। क्या चीज है? अरे यार मस्त ब्रांडेड चीज है यार, एकदम बंटा ब्रांडेड चीज लग रही है यार, ठीक है। तो अपन दिखावटी वस्तुओं में ये चीज इसलिए नहीं होती है कि इसके अंदर लोग क्या कहते हैं, लोगों की थोड़ी यही है कि जब वस्तु की कीमत ज्यादा है तो उसको लोग क्या करेंगे, उसकी जब कीमत बढ़ेगी तो भी मांग नहीं घटेगी, लोग जिसको चाहिएगी वो तो खरीदेगा। उसके अंदर कई मांग का नियम का उपयोग होता ही नहीं है, क्योंकि देख लो ब्रांडेड कोई चीज ले लो, उसकी कीमत हाई है, वो क्या है? दिखावटी वस्तु है, हाई है। तो वो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, अब जिसको खरीदना है, जो ब्रांडेड चीज खरीदता है वो खरीदेगा। अगर उसकी चीज 100 की जगह 150 हो जाए फिर भी वो खरीदेगा, कारण वो उसके लिए मांग प्रभावित नहीं करती, ठीक है। चलो, पहला हुआ अपना दिखावटी वस्तुएं। दूसरा लिख लो गिफिन वस्तुएं। गिफिन का मतलब होता है निकृष्ट वस्तु। दूसरा लिखो गिफिन, गिफिन। और एग्जाम के अंदर ये लिखा होता है गिफिन वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं। एग्जाम के अंदर ये नहीं आती है कि निकृष्ट वस्तुएं हैं, गिफिन वस्तु। गिफिन मतलब जो रद्दी माल है। जैसे अपने आय बढ़ेगी तो क्या अपने चीज कम खरीदेंगे, ये चीज होगी। जैसे जैसे आय बढ़ेगी, निकृष्ट वस्तुओं की देखो ये अपवाद के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? अपवाद के अंदर, ठीक है। जैसे जैसे अपने कोई चीज खरीदेंगे तो गिफिन वस्तुओं को लोग उसके अंदर कम इंटरेस्ट करेंगे, और जिसको चाहिए गिफिन वस्तु निकृष्ट तो खरीदेगा। उसके अंदर मांग का नियम का ही काम नहीं आता। तीसरा नियम है भविष्य में वृद्धि, मूल्य वृद्धि की संभावना। भविष्य में मूल्य वृद्धि की संभावना। अगर अपन भविष्य के अंदर लग रहा है ये मूल्य, यानी आज की बात कर रहा हूं मैं आपको, इसका बेस्ट उदाहरण देता हूं, पेट्रोल। क्या देना है? पेट्रोल। या कोई वस्तु जहां शक्कर है, अपन को लग रहा है आज चीनी पकड़ लो, इसका वो चीनी है, चीनी है, ठीक है। चीनी अपन को लग रहा है आज 30 रुपए किलो है। कितनी है? 30 रुपए किलो। तो अगर इसकी लग जाएगी कि आज कल 31 हो गई, 32 हो गई, ऐसे बढ़ने लग रही है, तो अपन क्या करेंगे कि यार ये तो बढ़ रही है। फिर ये बढ़ रही है मांग, मूल्य बढ़ रहा है, फिर भी इसकी मांग बढ़ेगी, क्योंकि भविष्य के अंदर इसकी मूल्य बढ़ने की संभावना है। तो लोग इसको स्टॉक करना ज्यादा स्टार्ट कर देंगे, तो भी इसकी मांग को प्रभावित करेगा। क्योंकि मूल्य वृद्धि होने पर मांग का नियम तो क्या कहता है अपन, कि जब मूल्य बढ़ेगा तो मांग घटेगा। लेकिन ये अपन को लग रहा है कि भविष्य के अंदर ये वस्तु की कीमत और ज्यादा बढ़ेगी, तो अपन अभी से इसको खरीदने, मूल्य बढ़ेगा फिर भी अपन इसको खरीद ले रहे हैं। इसीलिए इसके अंदर मांग का नियम का उपयोग नहीं होता। भविष्य में मूल्य वृद्धि की संभावना होने पर फिर भी अपन उसको, जैसे जैसे मूल्य बढ़ेगा अपन मांग ज्यादा खरीद लेंगे, अपन स्टॉक करने के लिए आके और ज्यादा हाई रेंज में चला जाए, और ज्यादा। पेट्रोल में देख लो, लग रहा है, लिखा था ना अखबार के अंदर, कल रात 12 बजे से पेट्रोल 1.5 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। तो अपन क्या करें? दौड़ेंगे पेट्रोल, टंकी फुल कर दे भाई, एक गैलन हाथ बोल ले जाओ, क्यों शाम फुल कर दोगे? क्यों? अरे कल 1.5 रुपये वस्तु, अरे तो 1.5 रुपये बढ़े, फिर भी अपन क्या करेंगे? इसके अंदर मांग के अंदर विपरीत प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि मूल्य वृद्धि फिर भी अपन मांग ज्यादा हो रही है, ये मांग के अपवाद के अंदर आएगी। दूसरी, तीसरी, चौथी लिखो आवश्यक वस्तुएं। आवश्यक वस्तुएं, आवश्यक वस्तु देखो, आवश्यक वस्तु कैसे? जैसे कोई दवाइयां हैं, अनिवार्य वस्तु कह सकते हैं या आवश्यक वस्तु कह सकते हैं। जैसे
कोई दवाइयाँ हैं, जीवन रक्षक दवाइयाँ, इंजेक्शन है, किसी आदमी को मान लो कैंसर है, कैंसर के अंदर जो इंजेक्शन लगता है उसकी कीमत 5,000, 10,000, 20,000 हो, फिर भी उसकी मांग यानी आवश्यक वस्तु है, वो नहीं खरीदेगा वो तो आदमी मर जाएगा। फिर भी वो कहीं से भी अगर उसकी कीमत 5 यानी 5,000 है और कल उसकी 7,000 हो जाएगी, फिर भी वो जिसकी आवश्यक है वो चीज़ खरीदेगा, जिसकी जरूरत है वो चीज़ खरीदेगा। इसको बोलते हैं अपन आवश्यक, यानी रोजमर्रा की चीज़ें जिसके अंदर अपन को उपयोग लेने हैं। जैसे मैंने बता दिया दवाइयाँ अगर मार्केट के अंदर किसी को डायबिटीज की दवाई चल रही है, उसका मूल्य बढ़ेगा फिर भी वो खरीदेगा, क्योंकि उसके लिए जीवन रक्षक दवाई है, उसको जीवन जीना है तो वो दवाई लेनी पड़ेगी। इसके लिए इसके बोलते हैं आवश्यक वस्तु या अनिवार्य वस्तु है। ठीक है, जैसे दवाइयाँ होगी, पेट्रोल हो गया, अब बिना पेट्रोल अपन गाड़ी नहीं चला सकते, आवश्यक वस्तु है, रोजमर्रा की वस्तु है। पेट्रोल कीमत अपन देखो, पहले पेट्रोल 80 पर ही था, फिर भी लोग खरीद रहे, उतना पेट्रोल का उपयोग कर रहे थे। अब अपनी देख लो, पहले मैं 80 रुपए का पेट्रोल, फिर भी अपन वैसे घूम रहे। आज पेट्रोल 107, 8 भी हो गया, फिर भी वैसे का वैसे घूम रहे, क्योंकि अपनी आवश्यक वस्तु है। बिना पेट्रोल अपन कहीं जा नहीं सकते, वापस आएंगे तो कैसे, जब जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे, जा नहीं सकते। ठीक है, तो आवश्यक वस्तुएं हैं, उसके लिए ये मांग का नियम काम नहीं आता। तो ये चीज अपनी 4 चीजें लिखा दी मैंने, मांग के अपवाद की दिखावटी वस्तु होगी, गिफिन वस्तु होगी, और भविष्य के अंदर जब मूल्य वृद्धि की संभावना हो तो वो भी आ गई, और आवश्यक वस्तुएं हैं वो भी इसके अंदर मांग के नियम के अपवाद के अंदर आती। तो ये थी अपनी आज की क्लास, जिसके अंदर मैंने बताया आपको मांग का नियम, और मांग के नियम के अंदर कैसा मांग वक्र बाएं से दाईं और नीचे झुकता है, क्यों झुकता है ये भी बता दिया, और मांग के नियम के अपवाद है वे भी बता दी। नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे अपन मांग का विस्तार संकुचन क्या है, और मांग में कमी और वृद्धि क्या है। दोनों अलग अलग चीज है, विस्तार संकुचन अलग चीज है, वृद्धि और कमी अलग चीज है। इन दोनों को अपन डायग्राम से पढ़ेंगे ताकि समझ में आए। बस उसके लिए एक ही है, शुरू के जो मैंने 7 तत्व बताए, मांग को मूल्य को निर्धारित करने वाले 7 तत्व, वो मांग को निर्धारित करने वाले 7 तत्व अगर आपने वो अच्छे से पढ़ लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि उस पर ही है। अगर आपने वो 7 तत्व सही पढ़ लिए, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व लिखाए थे मैंने 7, वो बस चीज देख लो, स्थापन मूल्य, पूरक वस्तुएं, मांग, जनसंख्या, फैशन, मौसम, ये चीज बताई थी मैंने 7 तत्व, वो देख लो। बाकी मेरे पर छोड़ दो, समझ में आपको 100% आ जाएगा। ठीक है, ये क्लास सबके लिए इंपॉर्टेंट है जो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता है, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, उसके थ्रू मैंने थ्योरी भी लिखवा दी, और 11th 12th के अंदर है वो भी इसको पढ़ सकता है और अपनी बेस मजबूत कर सकता है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ये आपको क्लास कैसी लगी, कोई आपको डाउट हो जरूर कमेंट्स करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।